दोस्तों, मैं नीरज कुमार। पढ़ते हैं महत्वपूर्ण जीके। जो ऐसी जीके होती है, कुछ चीज़ों को हम स्किप कर जाते हैं या हमें मिलती नहीं है। तो ऐसी जीके आजकल एग्ज़ाम में आ रही है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनें और इसे नोट करें। देखिए, ऐसे पदार्थ जो न दिखाई देते हों, न मिलते हों, परंतु ब्रह्मांड में मौजूद हों, उसे क्या कहेंगे? आप समझ गए होंगे कि करोड़ों अरबों तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में और एक दूसरे को साधे हुए हैं। सब कुछ वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से है। वो किसके कारण है? ऐसे कौन सी गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं जो सबको रोके हुए हैं? तो ऐसे पदार्थ जो दिखाई नहीं देते हो और न ही मिलते हो, परंतु ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उसको कहते हैं, कहा गया है, डार्क मैटर। क्या कहा गया उसको? डार्क मैटर। ये ध्यान रखना है। इसी डार्क मैटर की खोज के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या लॉन्च किया है? एक मिशन लॉन्च किया है। किसके लिए? डार्क मैटर के लिए। ये ध्यान रखना है आपको। डार्क मैटर की खोज हेतु तैयार यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को क्या नाम दिया है? तो इस मिशन का नाम है यूक्लिड मिशन। क्या नाम है इसका? यूक्लिड मिशन इसका है नाम। आगे, यूक्लिड मिशन के अंतर्गत कब अंतरिक्ष में यूक्लिड टेलीस्कोप लॉन्च किया गया? तो जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, यूक्लिड टेलीस्कोप। ब्रह्मांड में कुल कितना प्रतिशत दृश्य प्रकाश है? ब्रह्मांड में कितना प्रतिशत दृश्य प्रकाश है? तो केवल 5% दृश्य प्रकाश है। ब्रह्मांड में कुल अदृश्य प्रकाश कितना है? अदृश्य 22% है। ब्रह्मांड में काल्पनिक डार्क एनर्जी कितने परसेंट है? काल्पनिक डार्क एनर्जी 73% है। काल्पनिक डार्क एनर्जी कितनी है ब्रह्मांड में? 73%। डार्क मैटर क्या है? अभी पीछे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। डार्क मैटर क्या है? यह ऐसा अज्ञात पदार्थ है जो सितारों और आकाश गंगाओं पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। इसको डार्क मैटर कहते हैं। इसे याद कर लेना। यूक्लिड टेलीस्कोप को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9, ठीक है, इसके माध्यम से भेजा गया है। यूक्लिड मिशन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? 13 देश इसमें शामिल हैं। डार्क मैटर का कार्य क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, डार्क मैटर का क्या कार्य है? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया आपको। अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। यूक्लिड टेलीस्कोप पूर्ण रूपेण किससे बना हुआ है? सिलिकॉन कार्बाइड से बना हुआ है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड से बना हुआ है। कौन सा कण डार्क मैटर का पता लगाने में सहायक है? न्यूट्रिनो। कौन पता लगाएगा जो मतलब सहायक है? न्यूट्रिनो। आइंस्टीन के साधारण सापेक्षतावाद के अनुसार डार्क एनर्जी क्या है? तो उन्होंने बताया था, उनके सिद्धांत के अनुसार क्या है ये आपका निर्वात की ऊर्जा। निर्वात की ऊर्जा, वैक्यूम की या आपका ऊर्जा। डार्क मैटर डार्क क्यों है? क्योंकि वह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, इसलिए डार्क है। प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। डार्क मैटर किन कणों से बना होता है? आवेश रहित। आगे ओजोन परत की जो कमी है उसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे निचली जो परत है उसको हम ट्रोपोस्फियर, क्षोमंडल कहते हैं, जहाँ सभी मौसमी गतिविधियाँ होती हैं। आपके आंधी तूफान वर्षा जो कुछ होता है वो सब कहाँ होता है? ये सब इसी मंडल में होता है, क्षोमंडल में, ट्रोपोस्फियर में। पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मंडल पाया जाता है, आपका एक सतह है, आपकी परत पाई जाती है वायुमंडल की, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर और इसे कहते हैं समताप मंडल। अधिकांश हवाई जहाज जो उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, कारण कि यहाँ कोई हवा नहीं है, तो इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो पाती उनको, क्योंकि आंधी तूफान सबसे कोई मुकाबला करना नहीं होता समताप मंडल में, ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाना पसंद किया जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? थर्मोस्फियर।
जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसको कहेंगे थर्मोस्फीयर। देखो इसको ध्यान रखना है आपको, 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाया जाएगा? थर्मोस्फीयर। ओजोन का लगभग 95% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? 95% ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को क्षतिग्रस्त कर सकता है? तो लगभग 1 लाख, 1 लाख से अधिक। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख से अधिक अणुओं को क्षतिग्रस्त कर सकता है। किन स्रोतों से निकला क्लोरीन सप्ताह मंडल तक नहीं पहुंच पाता है? क्लोरीन तो निकलता है लेकिन समताप मंडल तक नहीं पहुंच पाता है। तो कौन से है? जैसे स्विमिंग पूल से, औद्योगिक संयंत्र है, समुद्री नमक है और ज्वालामुखी। समताप मंडल तक नहीं पहुंच पाता यहाँ का क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? क्लोरीन। ये क्लोरीन उत्पन्न करते हैं। हैलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे पदार्थ क्या तैयार करते हैं? ब्रोमीन। ये सब आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली है। विश्व के किन हिस्सों के ऊपर अधिकांश ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त होती है वो है आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा छेद आपका अंटार्कटिका के ऊपर भी मिलेगा। ओजोन संरक्षण हेतु किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? 1987 में। तो 16 सितंबर 1987 की बात है, इसलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है। मॉन्ट्रियल आपसे पूछेगा मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध किससे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है। 1980 में लंदन में इसमें सुधार हुआ था, वो भी आपको बता देंगे, वो भी आपका ओजोन संरक्षण से संबंधित है। आगे है मॉन्ट्रियल समझौते के तहत किस वर्ष तक CFC को समाप्त करना था? इस समझौते के तहत तो कब तक समाप्त करना था? 1993, 1993 तक। लंदन संशोधन 1990 का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे बच्चों पर नहीं होगा। लंदन संशोधन का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। विकसित देशों द्वारा 2000 तक, विकासशील देशों में विकसित देशों द्वारा 2000 तक तथा विकासशील देशों में वर्ष 2010 तक किसके स्तरों को पूर्णतः समाप्त करने का निर्णय लिया गया था? CFC, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये विकासशील देश जैसे भारत है उनके लिए 2010 तक था, विकसित देशों के लिए सन 2000 तक था इसको समाप्त करना। किगाली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 2016 में। किगाली बैठक 2016 में संपन्न हुई और इसमें क्या निर्णय लिया गया था? हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स का उत्पादन और उपयोग में गिरावट को नियंत्रित किया जाए। ठीक है। अल्ट्रावायलेट विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? धूप, सनलाइट में होता है UV। अल्ट्रावायलेट विकिरण को किस आधार पर ABC 3 श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है वेवलेंथ और ऊर्जा के स्तर के आधार पर। क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो आपके किरणें हैं, विकिरण है, इनको 3 भागों में बांटा गया ABC, ऊर्जा के स्तर के आधार पर और वेवलेंथ। आगे है कौन सा विकिरण पृथ्वी की जैविक प्रणालियों, जैविक प्रणाली जो जीव जंतु हैं, मानव है या वनस्पतियाँ, इनको क्षतिग्रस्त करता है? तो ध्यान रखना है इसका, कौन सा करता है? अल्ट्रावायलेट B। जैसे अल्ट्रावायलेट ABC होती है तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट B है वो मानव जगत और वनस्पति जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट B। ओजोन परत पृथ्वी के किस क्षेत्र में निम्नतम और उच्चतम होता है? ओजोन परत पृथ्वी के क्षेत्र में निम्नतम और उच्चतम, तो विषुवत जो रेखीय क्षेत्र है, तो यहाँ तो ओजोन परत जो पृथ्वी से इसकी ऊंचाई है, जो उसका क्षेत्र है वो निम्नतम है, लेकिन ध्रुव से उच्चतम है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट विकिरण की सीमाएं कितने में विभाजित की गई हैं? मतलब इसका जो ये 100 से 400 किलोमीटर का तरंगदैर्घ्य इनका है, इनको विभाजित किया गया है। और ये आपका विषुवत ध्रुवीय, ये आप देख लेना। अल्ट्रावायलेट भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। GK के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑथेंटिक भी हैं,
तो थोड़ा आपको ये अच्छे से नोट कर लेना, बल्कि याद कर लेना, बार बार सुन कर रिविज़न कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।